स्टूडेंट्स, आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 के बच्चों को विज्ञान विषय से इकाई 8 जीवों में श्वसन को पढ़ाऊंगी और इसमें निम्नलिखित टॉपिक बच्चों आपको पढ़ने होंगे जो हैं श्वसन की आवश्यकता, श्वसन की प्रक्रिया, मानव में श्वसन, अन्य जंतुओं में श्वसन अंग एवं प्रक्रिया, पौधों में श्वसन, ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो देखते हैं बच्चों, बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों को करने में हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है, हम हांफने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है बच्चों? आइए जानें। दरअसल सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। जरा सोचिए क्या होगा यदि यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए। जैसे आपने देखा होगा अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या सड़क पर लगे जैम में जब हम फंस जाते हैं तो बहुत उलझन होने लगती है। हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं या मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं या कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है जो सांस द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती है। तो आगे देखिए बच्चों, श्वसन वातावरण की ऑक्सीजन वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं। इंग्लिश में से इंस्पिरेशन कहते हैं और इन्हेलेशन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को हम श्वसन, निःश्वसन, इंस्पिरेशन या इन्हेलेशन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन, इंग्लिश में से एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। अंतःश्वसन उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहलाती है। तो बच्चों, श्वसन की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? बहुत सरल शब्दों में भी हम लिख सकते हैं क्या कि वातावरण से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना श्वसन कहलाता है या श्वसन क्रिया कहलाता है। और श्वसन 2 स्टेप में पूरी होती है। श्वसन क्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का लेना होता है और सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना होता है। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही ब्रीदिंग कहलाता है या श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। आगे देखिए बच्चों, अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज पदार्थ को विखंडित करती है। यानी अंतः श्वसन में क्या आप करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज पदार्थ का विखंडन करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका में उपस्थित भोज पदार्थों का विखंडन होता है और विखंडन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निःश्वसन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आगे देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं इस बात को
क्या करते हैं, एक परख नली में चूने का पानी लेते हैं। इसमें चित्र 8.2 के अनुसार एक स्ट्रॉ रखिए। एक चूने का पानी लेते हैं एक परख नली में और उसके अंदर एक स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रॉ में फूंकें। अब स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं। कुछ देर फूंकने के बाद आप क्या देखते हैं, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि उच्च वसन से निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ये इस प्रयोग को देखने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया बनाती है या नहीं, तो इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से ही क्लियर कर पाते हैं। श्वसन दर क्या है बच्चों, देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है व छोड़ता है, उस दर को श्वसन दर कहते हैं। यानी एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता और छोड़ता है, उसे श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति या विरामावस्था में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार लगभग सांस लेता और छोड़ता है। अधिक श्रम वाला कार्य करने से श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम सामान्य स्थिति में हैं, कोई वर्कलोड नहीं कर रहे हैं, तो हमारी श्वसन दर जो होगी 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। दूसरी तरफ जब हम कोई काम करते हैं, कोई श्रम करते हैं, तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है और बढ़कर लगभग 25 बार प्रति मिनट तक हो सकती है। आगे देखिए बच्चों, आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, वो कार्य जैसे दौड़ते हैं या कसरत करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, तो क्या आपकी श्वसन दर सामान्य रहती है? ये आपने अक्सर कर देखा होगा कि आप दौड़ते भी हैं, घर में ये एक्टिविटी होती हैं, बाहर भी बच्चे दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, और या फिर अपने घरों में सीढ़ियाँ हैं, उस पर चढ़ते उतरते हैं, तो क्या आपने उस समय क्या महसूस किया बच्चों? कि आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, आप तेज़ सांस लेने लगती हैं। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा पता लगाएं कि दी गई स्थितियों में हमारी श्वसन दर कितनी बढ़ जाती है। कुछ और भी जाने बच्चों। अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में अंतःश्वसन मीन समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन। निःश्वसन मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। तो अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन या स्पायरोमेट्री कहते हैं। इसे श्वास मापी यंत्र यानी स्पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। श्वसन दर किससे नापा जाता है? स्पायरोमीटर के द्वारा। तो आगे देखिए बच्चों, श्वसन की आवश्यकता। आखिर हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों होती है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। जरा सोचें, अंतःश्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपको भी लगता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो लेते हैं वो आखिरकार कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, हमारा भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो बच्चों देखिए, आप याद करें कि आपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था आपने इससे पहले की क्लास में आपने प्रकाश संश्लेषण अवश्य पढ़ा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है और यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। किसका उपयोग? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो गैस हम लेते हैं, यानी कौन सी गैस हम लेते हैं?
ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार वातावरण में वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, यानी संतुलन बना रहता है। अब आगे देखिए बच्चों, शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहें, यानी शरीर में सारी प्रक्रियाएं जो है अच्छे से चलती रहें, इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है, ऊर्जा की निरंतर जरूरत पड़ती है। ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है, भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है, यानी भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं, क्या खाने में लेते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, सैलड आदि खाने में लेते हैं। तो ये किस रूप में होता है? जटिल अवस्था में, जटिल अवस्था में होता है, अघुलनशील अवस्था में होता है। लेकिन जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। तो अब कोशिका के अंदर भोजन कोशिका के अंदर भोजन किस रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में। खाना आपने खाया, डिफरेंट तरीके का अलग अलग प्रकार का खाना खाया। जो जब खाना खाया था उस समय खाने की स्थिति क्या थी? वो जटिल अवस्था में था और अघुलनशील अवस्था में भी था। लेकिन जब खाना अच्छे से आपके आमाशय में पच गया तो अब वह सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब वह भोज्य पदार्थ जो सरल और अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो गया, उसका अवशोषण ब्लड के माध्यम से सारी कोशिकाओं को पहुंच जाता है। अभी हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो कोशिका के अंदर भोजन है, भोजन कोशिका के अंदर किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में। जब तक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। यानी अब देखिए, कोशिका के अंदर भोजन कोशिका के अंदर किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन होता है और बनता क्या है? बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है, और इसके बाद इसके फलस्वरूप ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तब ऊर्जा बनती है। यानी ग्लूकोज के विखंडन के उपरांत ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। आगे देखिए बच्चों, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र क्या है और इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं? श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 नासाद्वार, नंबर 2 नासा गुहा, नंबर 3 ग्रसनी, नंबर 4 श्वास नली और लास्ट फेफड़े। अब नासाद्वार देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं नासाद्वार, नाक के अगले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? नासाद्वार। यानी हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना को नासिका कहते हैं। नासिका मीन्स नाक। चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के ऊपर, मुख द्वार तथा माथे के ऊपर एवं दोनों आँख के बीच उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? नासिका।
नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर दो अंडाकार बाह्य छिद्र होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नासा द्वार। नासिका के अगले सिरे पर दो छिद्र होते हैं, उसे हम नासा द्वार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे अब चित्र में क्या, ये जो आपका चित्र दिया है, चित्र देखिए, ये यहाँ पर नासा द्वार है और मुख गुहा यहाँ है, ग्रसनी, ये ग्रसनी, इसके अतिरिक्त श्वास नली, ये जो आपकी श्वास नली है, और पसलियाँ, यहाँ आपकी पसलियाँ हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ हैं, और साथ ही साथ ये फेफड़े हैं। यहाँ पर फेफड़ों के नीचे फेफड़ों को आधार प्रदान करने वाला ये डायाफ्राम है। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए इसके बारे में, अभी आपने क्या पढ़ा? नासा द्वार। अब सेकंड नंबर पर देखिए नासा गुहा। नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि आप जब सांस लेते हैं, आपने देखा होगा नासा गुहा के अंदर छोटे छोटे बाल आपने देखे होंगे, और लेकिन इनका कार्य आपको पता नहीं होगा। अक्सर इनका कार्य जो है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं उस समय श्वसन की क्रिया में यानी वायु के साथ आए हुए डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया आदि को ये अपने में उलझा लेते हैं। यानी जो महीन बाल हैं वो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को अपने में उलझा लेते हैं और बिल्कुल साफ वायु को फेफड़ों तक जाने देते हैं। तो इसके अलावा नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल और श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित होता है। उसी चिपचिपे पदार्थ के द्वारा कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह चिपक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। यानी बालों का काम है डस्ट पार्टिकल आदि को उलझा लेना और उलझाकर, और श्लेष्म का कार्य क्या है कि अपने में चिपका लेना डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया को उस श्लेष्म में चिपका लेना और आगे न जाने देना। देखिए बच्चों, नंबर 3 है ग्रसनी। ग्रसनी क्या? नासा गुहा पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। नासा गुहा जो होती है, जैसे ये अभी देखा, ये ग्रसनी है आपके, कहाँ? ये ग्रसनी। ये नासा गुहा जो है, ये नासा द्वार है, नासा द्वार, और नासा द्वार के अंदर ही होते हैं नासा गुहा, जो कि अंदर कहाँ खुलती है? ग्रसनी में। कहाँ खुलती है? ग्रसनी में। ठीक है ना? तो नासा द्वार वही कहा है, नासा द्वार पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। इसे ग्रसनी कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, नंबर 4 श्वास नली। श्वास नली, जैसे कि अभी आपको चित्र में बताया था, श्वास नली कहाँ पर है? श्वास नली जो है यहाँ पर है, ये श्वास नली है। ठीक है ना? तो अब श्वास नली के बारे में देखते हैं कि श्वास नली नलिका जैसी संरचना है। आपने देखा कि नलिका की जैसी ही उसकी बनावट होती है, जो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपने ओर के फेफड़े में खुलती है और श्वास नली की बाहरी सतह पर सी की आकृति की छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं, ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। जैसे देखिए, ये आपकी श्वास नली है, ये आपकी श्वास नली। आगे चलकर ये श्वास नली जो है, इसमें क्लियर कम दिखाई पड़ा है, तो ये श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है और दोनों जो
श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है और अपने अपने साइड के फेफड़े में चली जाती है। ठीक है ना। और श्वास नली में आप देख रहे हैं छल्ले जैसा स्ट्रक्चर है। ये आपका इस तरह से रिंग बनी हुई है, इसमें क्या ये सी यानी श्वास नली की बाहरी सतह पर सी की आकृति की छल्ले जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। श्वास नली में आप रिंग देख रहे हैं जिसकी आकृति सी शेप की है और ये श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये जो सी आकार के छल्ले हैं वो श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकते हैं ताकि इसमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ और जा सके। आगे देखिए बच्चों, 5th नंबर फेफड़े। आप अभी देखिए ऐसा करके आप अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए और अनुभव कीजिए क्या हो रहा है। आप अपने रखिए ना, आप अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए और फील करिए कि क्या हो रहा है। आपका सीना सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय पिचक रहा है। यह फूलने और पिचकने की क्रिया वास्तव में कहाँ हो रही है? ये जो आपका सीना है फूल रहा है और सिकुड़ रहा है, पिचक रहा है, यह फूलने और पिचकने की क्रिया वास्तव में हो कहाँ रही है? यह क्रिया कहाँ हो रही है? फेफड़े में। ये क्रिया फेफड़े में हो रही है। अब फेफड़े शंकु के आकार की रचना है। फेफड़ों की संरचना जो होती है शंकु के आकार की होती है और वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां एवं बायां फेफड़ा होता है। यानी फेफड़े की संरचना शंकु के आकार की होती है और आपके सीने में यानी वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन असंख्य वायु कुपिकाओं में खुलती हैं। जो श्वसनियाँ हैं वो फेफड़े के अंदर जाकर महीन असंख्य वायु कुपिकाओं में खुलते हैं। दरअसल वायु कुपिकाएँ ही वे स्थान हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु कुपिकाओं में। कहाँ? वायु कुपिकाओं में। लंग्स में यानी फेफड़ों में वायु कुपिकाएँ होती हैं जिसमें वायु भर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में वायु कहाँ बढ़ती है? वायु कुपिकाओं में बढ़ती है। छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, उन्हीं को कुपिकाएँ बोल रहे हैं। ठीक है ना। और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं में ही होता है। कुछ और भी जाने बच्चों। श्लेष और श्लेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है। श्लेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित श्लेष जो है श्लेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है जो चिपचिपा और लसदार भी होता है, जो नासाद्वार को नम एवं लसदार बनाए रखता है। अंतःश्वसन में ली गई वायु के साथ साथ आए हानिकारक जीवाणु एवं धूलकण आदि श्लेष में चिपक कर नासारोग में फंस जाते हैं, नासिका में फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। कहाँ पर होती है? ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर। ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस का काम क्या है? खाना खाते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। आगे देखते हैं बच्चों श्वसन प्रक्रिया। अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से होकर नासागुहा में प्रवेश करती है। अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से नासिका गुहा में प्रवेश करती और नासिका गुहा से होती हुई ये वायु ग्रसनी में पहुंचती, फिर ग्रसनी से श्वास नली की दोनों शाखाओं में यानी दायां श्वसनी और बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं और बाएं फेफड़े में पहुंचती है। इसको देखिए, ये फ्लो चार्ट है जो आपका नास सबसे पहले
वायु कहाँ एंट्री करेगी, नासाद्वार में, फिर नासा गुहा में जाएगी, इसके बाद ग्रसनी में, फिर श्वास नली, और श्वास नली को क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। इसके बाद श्वसनियों में जाएगी और फिर लास्ट में फेफड़ों में जाएगी। अब इस चित्र को देखिए बच्चों, ये दो चित्र आपको दिख रहे हैं। ये आपका क्या है, ये एरो दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन एंट्री कर रही है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे श्वास नली या ट्रैकिया भी बोलते हैं। और ये 12 जोड़ी पसलियाँ हैं, ठीक है ना। और आपका ये जो इधर भी पसलियाँ हैं, और यहाँ पर ये डायफ्राम है। ये अंतःश्वसन की पोजीशन है, अंतःश्वसन, और ये उच्छ्वसन। अंतःश्वसन मतलब सांस जब लेते हैं तो क्या होता है, वक्ष फैलता है, ठीक है ना। और जब सांस छोड़ते हैं तो वक्ष सिकुड़ता है, पिचकता है। तो देखिए इसके बारे में, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में, सीने में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशी परत डायाफ्राम होती है। ये है आपकी पेशी परत, इसी के ऊपर फेफड़े स्थित होते हैं। और ये डायाफ्राम का काम क्या है, ये आधार प्रदान करता है फेफड़ों को। डायाफ्राम अंतःश्वसन के समय नीचे की ओर गति करते हैं, अंतःश्वसन में नीचे की ओर गति करते हैं और परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है और उस समय सीना का फूलना मीन्स वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाना और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए उच्च श्वसन में क्या है, उच्च श्वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर गति करती हैं। उच्च श्वसन में अंदर की ओर गति करती हैं। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, अभी भी सांस लेकर और छोड़कर महसूस कर सकते हैं कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो हमारी पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं, यानी अंदर वक्ष जो है पिचकता है और पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे वक्ष फैलता है, सिकुड़ता है। इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। हम सांस लेकर की ऑक्सीजन को फेफड़े में भरकर और छोड़कर हम अच्छे से समझ सकते हैं पसलियों की गति को। अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। अंतःश्वसन, जो अभी मैंने पहले बताया था कि अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं उसे अंतःश्वसन कहते हैं, ठीक है ना। अंतःश्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। अब अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा निकलती है ना, जिसका उपयोग हम जैविक क्रियाओं में, जैसे जो भी ऊर्जा ग्लूकोज के विखंडन से बनती है उसका उपयोग हम अपनी जैविक क्रियाओं, जैसे जैविक क्रियाओं में है पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में प्रयोग करते हैं। इसी ऊर्जा के कारण ही हम अपने सभी डेली के यानी दैनिक कार्य भी कर पाते हैं। तो जो ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा बनती है उसका उपयोग हम अपनी जैविक क्रियाओं में और अपने दैनिक कार्य को करने में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है। ग्लूकोज की विखंडन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका में, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कुछ और भी जाने बच्चों देखते हैं हम कि जब आप दौड़ते हैं या भारी काम करते हैं तब आपकी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप हाँफते हैं तब मुंह खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब भी आप हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं तो क्या होता है, आपकी सांस तेज चलने लगती है और हाँफने लगते हैं। हाँफने का मेन कारण है कि आपको उसमें ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत है और आप ऑक्सीजन हाँफ कर ऑक्सीजन ही
लेते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति ही करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर क्या है। श्वासोच्छ्वास को सबसे पहले क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, और श्वसन को तो रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। तो श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में देखिए क्या है, एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। और रेस्पिरेशन में यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है और ऊर्जा मुक्त होती है ना। ब्रीदिंग जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन जो है आपकी कोशिका में होती है, कोशिका के अंदर होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। दूसरा, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। और यह रेस्पिरेशन या श्वसन जो है कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर होती है इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और ब्रीदिंग कोशिका के बाहर होती है इसलिए इसको क्या कहा गया है, बाह्य श्वसन। नंबर 3 है, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, यानी ब्रीदिंग करने में हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का जब विखंडन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और पानी भी बना था, और साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त हुई थी। तो कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखिए बच्चों, अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। श्वसन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्या सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भांति श्वसन अंग होते हैं? आप जरा ध्यान कीजिए कि क्या मनुष्य के, हमारे आपकी तरह से ही सभी जीवों में श्वसन अंग होते हैं क्या? तो देखिए बच्चों, प्रकृति में कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कुछ जीव बहुत ही छोटे होते हैं जो कि हमें आँखों से नहीं दिखाई देते। जो जीव हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं उसे हम उन जीवों को एककोषीय कहते हैं। अब एककोषीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम आदि हैं। इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है, अर्थात इन जीवों में कोई श्वसन अंग नहीं होते हैं। श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? शरीर की सतह से विसरण द्वारा। जबकि बहुकोशिक जीवों जैसे कौन से? कैंचुए में श्वसन की क्रिया त्वचा से होती है। कैंचुआ कहाँ रहता है? कैंचुआ पानी में रहता है, और कीचड़ में भी रहता है। कॉकरोच देखिए एवं अन्य कीटों में श्वसन, उनके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। कॉकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं पार्श्व भाग में। ये छिद्र श्वासरंध्र कहलाते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे आगे देखिए, ये श्वासरंध्र जो, इन्हें छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? श्वासरंध्र। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाया जाता है। आपको पता है कि मेढक जमीन पर भी आपने देखे होंगे और पानी में भी, कीचड़ में, सब में देखे हैं। तो इसमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा, मेढक में श्वसन क्रिया जब वो जमीन पर रहते हैं तो फेफड़े से करते हैं, और जब वो पानी में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, तो त्वचा के द्वारा करते हैं। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन क्रिया एक विशेष अंग, यानी वो विशेष अंग कौन से? क्लोम या गलफड़े या गिल्स कहते हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों के द्वारा होती है। तो बच्चों, मछलियों में जो देखिए, ये मछलियों में गिल्स हैं, गिल्स के द्वारा ही मछलियाँ श्वसन की क्रिया को करती हैं। अब आगे देखिए, ये आपका कॉकरोच दिया है। कॉकरोच के शरीर में जो पार्श्व में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे कहते हैं श्वसन रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन रंध्र। पौधों में श्वसन कैसे होता है बच्चों? देखिए, प्रायः आपने बुजुर्गों से सुना होगा, क्या सुना होगा कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। क्या आपने जानने का प्रयास किया है कि क्यों मना करते हैं? क्या पौधे
भी जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते एवं छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पौधों को भी जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग तो नहीं होते हैं, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा या रंध्र से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों, आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। इस चित्र को देखिए, ये क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा ये पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह या निचली सतह पर छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है रक्षक कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। स्टोमेटा ये रक्षक कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा घिरे रहते हैं। और रक्षक कोशिकाओं की जो बाहरी लेयर होती है वो एपिडर्मल कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है ना। और गार्ड सेल यानी एपिडर्मल कोशिकाएं जो हैं उनमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट आदि होते हैं। आगे देखिए बच्चों, पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते हैं, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा में ही ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पानी से क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्सीजन गैस। ये सारी क्रिया हरे पौधों में ही होती है, पौधों के हरे भाग में होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन गैस बाहर मुक्त होती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा ऑक्सीजन गैस का अनुपात जो होता है संतुलित रहता है, क्योंकि हम लोग यानी जंतु जो होते हैं वो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। वो कब? दिन में। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी रात्रि के समय ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग न होने के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी रात में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। तो बच्चों देखिए, हमने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर में, हमने क्या क्या सीखा है ये देखिए। सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में वे ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। शरीर की गतिविधियाँ के बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। केंचुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा, मछलियों में गलफड़ों के द्वारा होता है और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं और इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय। मैं अगली वीडियो के साथ फिर आऊँगी।